स्टार्ट, लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिए थे? कंप्लीट नहीं, झारखंड में शाहजहां के समय काल में झारखंड लगाएंगे, हेडिंग, हेडिंग लगाएंगे शाहजहां के समय काल में झारखंड। खत्म हो गया था। चलो कहां तक लिखाए थे? अच्छा, रघुनाथ शाह। गद्दी पे कौन बैठा था? रघुनाथ शाह। कैमरा में क्या खोज रहे थे आप? रघुनाथ शाह। क्या हो रहा है? इन्हीं के बारे में चर्चा करना था ना। सभी कोई एकदम शांत रहेंगे। तुम लोग भीड़ बढ़ते जा रहा है और हल्ला करते जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह के बारे में पहला पॉइंट क्या बताए थे? कि धार्मिक स्वभाव का राजा था। कैसा राजा था? रिलीजियस, धार्मिक, मतलब एकदम धर्मपरायण, धर्म को मारने वाला। कैसा राजा था? धार्मिक राजा था। फिर क्या बताए थे? अहिंसावादी, एकदम लड़ाई झगड़ा से दूर, महात्मा गांधी के जैसा, है ना। लेकिन अहिंसावादी लोग जब अहिंसा को त्याग देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, हमेशा महात्मा गांधी बोलते गए अहिंसा अहिंसा। भारत छोड़ो में क्या बोला? डू एंड डाई, करो और मरो, करो या तो फिर मरो, या तो मारो या तो मरो, मतलब तो वही था। चलो, तो रघुनाथ शाह क्या थे? एक तो धार्मिक राजा थे, दूसरा क्या बोले? अहिंसावादी राजा थे। तो ये जब तक गद्दी पे रहेगा, ये किसको टैक्स देते रहेगा? शाहजहां को। जो सालाना कर तय हुआ था 6,000 रुपया सालाना, वो ये किसको भेजते गया? शाहजहां को भेजते गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब दिक्कत क्या होता है? देखिए यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे, यहां से रघुनाथ शाह से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। इन्होंने क्या क्या करवाया था? तो धार्मिक राजा लोग क्या बनाएगा? मंदिर बनवाएगा। इनके समय काल में 3 एकदम फेमस मंदिर बना है, 3 बहुत ही फेमस मंदिर बना है। पहला कौन? पहला मंदिर बना है मदन मोहन मंदिर। कहां पे है? बोड़िया में है। पहला मंदिर है मदन मोहन मंदिर। और कहां पे ये मंदिर? बोड़िया में है। रांची टैगोर हिल से आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा ना, बोड़िया मिलेगा। मदन मोहन मंदिर बोड़िया। इस मंदिर से 3-4 सवाल पूछेगा कब से कब तक बना। याद रखिएगा, इस मंदिर को बनाने में 17 साल का समय लगा था। कितने वर्ष लगे थे? 17 वर्ष। मदन मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, नारायण की बात कर रहे हैं, विष्णु की बात कर रहे हैं। कौन सा मंदिर? मदन मोहन मंदिर। कहा जाता है कि इस पूरे मंदिर को बनाने में 14,001 रुपये खर्चा हुआ था। 14,001 रुपया बहुत होता है। कब की बात कर रहे हैं? 1665 1682। 1 रुपया में आदमी उस समय जमीन खरीद लेता था, 2 बीघा, पूरा 2 कट्ठा नहीं, 2 बीघा जमीन मिलता था 1 रुपया में। उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1665 से 1682 के समय में कितना? 17 वर्ष समय लगा था। और खर्च कितना हुआ था? 14,001 रुपया। सही लिखे ना? ऐसे नहीं होगा। हम लोग क्या बताएं? दुर्जन साल था। दुर्जन साल किसके पैरेलल होगा? जहांगीर के पैरेलल। जहांगीर के बाद गद्दी में कौन? शाहजहां। और यहाँ पे गद्दी पे कौन? रघुनाथ शाह। हाँ, लेकिन अब पूरी ऐसा थोड़े है कि दुर्जन साल मरेगा तो जहांगीर भी मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? दोनों का टाइम पीरियड कंपेयर न करेंगे। अब दुर्जन साल के पैरेलल किसको मान रहे? जहांगीर। इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि जहांगीर गद्दी से उठ रहा और दुर्जन साल भी उतर जाएगा। जहांगीर के बाद भी कौन रहा? कुछ समय तक रहा होगा, फिर कौन बैठा? लेकिन हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? शाहजहां से कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? एक एक को ले रहे हैं। अकबर के समय किसको ले लिए? मधुकरण शाह। ऐसे ले रहे हैं ना,
तो इसका मतलब ऐसा थोड़े कि अकबर हटा तो मधुकरण शाह हट जाएगा। हाँ, यहां देखना है, मदन मोहन मंदिर, आपसे पूछेगा मदन मोहन मंदिर, तो यहां से शाहजहां का कोई मतलब नहीं है। मदन मोहन मंदिर किसने बनवाया? रघुनाथ शाह ने। कब बनाया? क्लियर? अगर पूछेगा रघुनाथ शाह किसके समकालीन था? शाहजहां। अब क्लियर हुआ? इस डेट को यहां नहीं लाना है। अब देखो और कौन सा मंदिर बना? राम सीता मंदिर। कहां पे है? चुटिया में है। रांची के चुटिया में स्थित है राम सीता मंदिर। ठीक है। J.H. हैबिट ने पहली बार क्या कहा था? चुटिया नागपुर। क्लियर? और कहां बना? इन्होंने एक मंदिर बनाया था कपिलनाथ मंदिर। अब इसके अवशेष है गुमला में। गुमला में हमारा कौन सा किला बना था? नवरत्नगढ़ का किला या ढोइसागढ़ का किला। उसी किले के परिसर में इन्होंने क्या बनवाया था? कपिलनाथ मंदिर। किस किले के परिसर में? नवरत्नगढ़ के किले। नवरत्नगढ़ का जो किला था उसी परिसर में क्या बनाया गया था? कपिलनाथ मंदिर। पूछेगा ये मंदिर कहां पे है? गुमला में है। गुमला में है। और ये दोनों रांची में है। ये दोनों कहां पे है? रांची में है। याद रखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट और बता रहे हैं आपको। देखो ये जो हमारा मंदिर है, कौन वाला मंदिर? मदन मोहन मंदिर। यहां अगर आप जाइएगा तो यहां शिलालेख जो लिखा हुआ है, पट्टी जो लगा हुआ है, वहां पे लक्ष्मी नारायण तिवारी का नाम लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर बना है किसकी देख रेख में बना है? लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो अगर ऑप्शन में रघुनाथ शाह तो रहा तो रघुनाथ शाह, और रघुनाथ शाह अगर ऑप्शन में नहीं रहा, कहा कि मदन मोहन मंदिर या ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर कहाँ पे स्थित है? बोड़ेया रांची। इसको बनाने वाले कौन थे? लक्ष्मी नारायण तिवारी। अब महाराज खड़े होके मंदिर थोड़े बनाएगा। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ईंटा जोड़ रहा था? नहीं ना। तो उस्ताद अहमद लाहौरी कहते हैं हम लोग, उसके आर्किटेक्टर थे ना। कौन थे? हाँ, ठेकेदार बोल सकते हैं, जो उस समय इसको बनवाए होंगे। तो वैसे ही इस मंदिर के बारे में जानकारी किसका नाम मिलता है? लक्ष्मी नारायण तिवारी। अगर कभी आप घूमते घूमते चले जाइए, कभी कभी सुबह सुबह ले जाते हैं ना रोहित सर, कभी बोल देंगे, दौड़ते दौड़ते आप लोग को वहीं तक ले चले जाएंगे। उस दिन हिल ट्रेनिंग नहीं होगा, रोड ट्रेनिंग हो जाएगा, पहुंच जाना है। लक्ष्मी नारायण तिवारी। और हम बाद में आएंगे बाइक से। क्या तुम लोग को दौड़ते हुए भेज देंगे? बाद में पीछे पीछे आएंगे बताने के लिए बाइक से। हाँ, दौड़ते हुए नहीं आना है। लक्ष्मी नारायण तिवारी। क्या कहना है? लक्ष्मी नारायण तिवारी। यहाँ की जो मूर्ति है, मदन मोहन की मूर्ति है, उसको साल में एक बार प्रांगण में निकाला जाता है। होली के समय, होली के दिन एक बार क्या होता है, उस मूर्ति को जहाँ पे प्रतिष्ठापित है उनको क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। किसके अवसर पर? होली। तो होली तो बाकी जगह पर, हमारे यहाँ पर क्या होता है? फगुआ होता है। इसलिए क्या कहते हैं? फाग डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाग डोल। तो बोलेगा कि किस मंदिर में फाग डोल खेला जाता है? तो कौन सा मंदिर? मदन मोहन मंदिर। फाग डोल। और इस समय हमारे जो मदन मोहन जी की मूर्ति है उसको क्या करते हैं हम लोग? प्रांगण में बाहर लाते हैं। याद रहेगा? फाग डोल। आजकल ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि फाग डोल की परंपरा किस मंदिर की है? तो किस मंदिर की है? मदन मोहन मंदिर। ये कपिलनाथ मंदिर कहाँ पे है? नवरत्नगढ़ के किला में। और ये किला कहाँ पे है? गुमला में स्थित है। याद रहेगा? चलो, यहां तक क्लियर है? तो जब तक रघुनाथ शाह राजा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, अपना मंदिर वंदिर बनाएगा, परंपरा चलते रहेगा। लेकिन इसके नाम पे नाथ जब जुड़ा, यही राजा था, इसके बाद हर कोई क्या लगाएगा? नाथ लगाएगा। रघुनाथ, उदयनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ, हर कोई नाथ लगाएगा।
ये नाथ वाला परंपरा स्टार्ट हुआ था रघुनाथ के समय काल में। एक्चुअल में कहा जाता है, कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि रघुनाथ इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि वो अपना सारा राजपाट त्याग करके कहा कि हम जहाँ चल जाएंगे बनारस, काशी, और जाके वहाँ क्या करेंगे, तप उप करेंगे, ये राजपाट हमसे नहीं होगा। तो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था, हरिनाथ। गुरु का नाम क्या था, हरिनाथ, याद रहेगा। तो इन्होंने अपने गुरु के नाथ टाइटल को अपना लिया। इनके गुरु से कौन सा टाइटल ले लिया, यानी इनका नाम था रघु साहा। क्या नाम था, रघु साहा। बाद में यहाँ पे कैसे फिलअप हो गया, रघुनाथ साहा। और इसके बाद जो जो राजा बने नागवंश के, सब कोई अपने टाइटल में क्या लगाएं, नाथ लगाएं। उदयनाथ, विश्वनाथ, प्रतापनाथ, सब कोई अपने टाइटल में क्या लगाएंगे, नाथ लगाएंगे। तो लिख लेना है, हाँ ऐसे लिखना है कि रघुनाथ शाह पहले शासक थे। रघुनाथ शाह पहले शासक थे जिन्होंने अपने गुरु से, रघुनाथ शाह पहले शासक थे जिन्होंने अपने गुरु हरिनाथ से प्रभावित होकर अपने नाम के साथ, अपने गुरु हरिनाथ से प्रभावित होकर अपने नाम के साथ नाथ शब्द को जोड़ा था। अपने गुरु हरिनाथ से प्रभावित होकर किस शब्द को जोड़ा था, नाथ शब्द को जोड़ा था। क्लियर है, कोई डाउट? ओके। हाँ, इसका एक्चुअली में कहा जाता है 1685। राम सीता जो मंदिर है ना, इसका कहा जाता है 1685। इसके बारे में जानकारी कम मिलता है कि भग्नावशेष है, टूट फूट गया है, तो वहाँ का जो शिलालेख है, पट्टिका है, वो क्या हो गया है, कहीं पर धंस गया है। ठीक है, राम सीता मंदिर चुटिया कब बना था, क्या कहा जाता है 1685, 1685 में बना था। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिए इतना ना। तो ये नागवंश का कहानी था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेरो वंश। क्या पढ़ना है, चेरो वंश। तो लगाएंगे हेडिंग शाहजहां और चेरो वंश। जब भी रिवीजन करेंगे, एक राजा को पूरा रिवीजन करेंगे, आधा में नहीं छोड़ेंगे। अकबर पढ़ रहे हैं तो अकबर को पूरा पढ़ना है। जहांगीर के समय काल में झारखंड तो पूरा, औरंगजेब के समय काल में झारखंड तो पूरा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि मधु शाह अकबर के जगह जहांगीर में चला गया। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिमाग में इधर उधर हो जाने लगता है ना। तो हमेशा क्या पढ़ना है, पूरा, कि अकबर बोले तो याद आना चाहिए। अच्छा कौन कौन था, यहाँ पे भगवत चेरो था, यहाँ पे मान सिंह था, सीक्वेंस में चलना चाहिए। जहांगीर के समय में दुर्जन साल था, वहाँ पे कौन रहेगा, चेरो में कौन रहेगा, पंचायत में कौन रहेगा, एक साथ याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो शाहजहां और क्या लिख दिया हम लोग, चेरो वंश। अब देखो, शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया अब्दुल्ला खां को। देखो, शाहजहां ने बिहार, अच्छा उससे पहले कहानी 1 मिनट रुका जाए। जब जहांगीर राजा था ना, तो किसको उठा के ले गया था, सहबल राय को उठा के ले गया था। और सहबल राय को किससे लड़ा दिया था, पढ़ा दिया ना, हाँ। तो जब सहबल राय से लड़वा दिया था, यानी एकदम सही मर गया था, यानी उस पूरे क्षेत्र में क्या था, अराजकता था, एनार्की फैला हुआ था। अगर किसी क्षेत्र के राजा को वैसे ही निहत्थे बाघ से लड़वा दीजिएगा तो वहाँ के लोग तो गुस्सा में रहेंगे। यानी पहले से क्या थे, एकदम गुस्सा में थे। और उसी गुस्सा के कारण एक नया शासक बना यहाँ पे, प्रताप राय। चेरो वंश का नया शासक कौन बना, प्रताप राय।
यानी शाहजहां के समय काल में यहाँ चेरो वंश का राजा कौन? प्रताप राय। चेरो वंश का शासक प्रताप राय। अरे कहाँ चला गया? चेरो वंश का शासक कौन? प्रताप राय। जैसा नाम वैसा ही काम, एकदम प्रतापी शासक था। एकदम क्या था? प्रतापी शासक। इस प्रताप राय का नागवंश के चौथे राजा से कोई संबंध नहीं है। फणी मुकुट राय के बाद भी प्रताप राय पढ़ाए थे ना, जो राजधानी को चेंज किया था। कहां से कहां? सुतियांबे से चुटिया। वो प्रताप राय नहीं है, वो नागवंश का था। ये किस वंश का है? चेरो वंश का है। तो चेरो वंश का शासक कौन बना? प्रताप राय। प्रतापी शासक था, कुशल शासक भी कह सकते हैं, एकदम स्किल्ड वाला राजा था। इन्होंने क्या बनवाया था? पलामू का पुराना किला। पलामू में 2 किला है, पुराना किला, नया किला। तो पुराना किला को किसने बताया था? प्रताप राय। तो लिखेंगे इन्होंने क्या बनाया? पलामू का पुराना किला। प्रताप राय ने बनाया पलामू का पुराना किला। ये इधर वाला कहानी है प्रताप राय का। इधर आते हैं कौन? शाहजहां। जहांगीर ने तो सहबल राय को लड़वा के खत्म कर दिया। यहाँ के लोग गुस्से में थे। अब शाहजहां जब गद्दी पे बैठा तो ये बिहार का नया सूबेदार किसको बनाया? अब्दुल्ला खां को बनाया। किसको बनाया? अब्दुल्ला खां को बनाया। और अब्दुल्ला खां इतना लालची आदमी कि वो चेरो वंश का टैक्स कितना बोल दिया कि 1,36,000 रुपया देना होगा। चेरो वंश पर कितना टैक्स लगाया? 1,36,000। और यहाँ का शासक कौन? प्रताप राय। भला मजाक थोड़े चल रहा है? मुंह उठा के आ गए 1,36,000 सालाना, मजाक नहीं चल रहा है। यानी प्रताप राय ने टैक्स देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, इग्नोर। ये टैक्स उस नहीं देंगे। एक्चुअल में अब्दुल्ला खां टैक्स ले भी नहीं पाया। उस समय अब्दुल्ला खां क्या कर रहा था? भोजपुर, उज्जैन, इन सब क्षेत्र में क्या लड़ रहा था? युद्ध लड़ रहा था। तो भोजपुर और उज्जैन क्षेत्र में युद्ध लड़ने के कारण अब्दुल्ला खां ने प्रताप राय से टैक्स नहीं वसूल पाया। लेकिन टैक्स कितना तय कर दिया था? 1,36,000। यानी प्रताप राय ने से टैक्स देने से क्या कर देगा? मना कर देगा। समय बीतता गया, ये शांति से खाली टैक्स लगा दिया, टैक्स कभी लिया नहीं। अब्दुल्ला खां के बाद बिहार का नया सूबेदार बनेगा शाइस्ता खां। कौन बनेगा? शाइस्ता खां। इतना लिख लिए, आगे लिखेंगे कि बाद में बिहार का नया सूबेदार कौन आएगा? शाइस्ता खां। कुछ दिन के बाद हम एनिमेशन बनवाएंगे। अब्दुल्ला खां रहेगा, फिर वो हटेगा, कौन आएगा? शाइस्ता खां, है ना? क्या बन के आएगा? बिहार का नया सूबेदार। कौन है ये? बिहार का सूबेदार है। जैसे ही गद्दी पे बैठेगा अपना लाल खाता निकालेगा। देखते होंगे ना कहाँ कितना उधार बाकी है। कहाँ पे रहता है? लाल खाता में। कोई लाल खाता निकाला जाएगा, पलट के देखेगा कि भाई यही पलामू वाला टैक्स नहीं दे रहा है। तो यानी किससे टैक्स मांगेगा? प्रताप राय से। प्रताप राय फिर इग्नोर कि टैक्स उस नहीं देंगे, चलो निकलो। तब जाके शाइस्ता खां क्या करेगा? अपना सेनापति, और सेनापति का नाम क्या है? जबरदस्त खां। सेनापति का नाम क्या है? जबरदस्त खां। हाँ, शाइस्ता खां का सेनापति कौन? जबरदस्त खां। इसको कहेगा कि भैया, इसको क्या आदेश देगा कि जाइए और पलामू पे क्या कर दीजिए? आक्रमण कर दीजिए। और बड़ा सेना लेके कौन निकल पड़ेगा? जबरदस्त खां। एक बहुत बड़ी सेना लेकर किस पर आक्रमण करने के लिए? प्रताप राय पे।
अब प्रताप राय से डिमांड करेगा कि भैया कब, ये घटना हम बता रहे हैं 1641 का। गद्दी में कौन है अभी? शाहजहां। शाहजहां का सूबेदार कौन? शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां का सेनापति ये कहां पे आक्रमण करने जा रहा है? पलामू में, है ना? किस पर? पलामू पर ये आक्रमण करने जा रहा है। देखते हैं ना आप लोग टीवी वगैरह में, आक्रमण बोल देता है, वही वाला आक्रमण कहां पे करने जा रहा है? पलामू क्षेत्र में। ठीक है। जैसे ही ये आक्रमण करने आया तो प्रताप राय एकदम कुशल शासक था। इसने देखा कि इतना बड़ा सेना लेके आ रहा है, अगर पलामू में आक्रमण कर दिया तो हम जीत नहीं पाएंगे, जीतने में क्या होगा? दिक्कत है। और जब भी बुद्धिमान आदमी को ऐसा फील होता है ना, वो तुरंत किस पे आता है? नेगोशिएशन। वो लड़ता नहीं है, वो नेगोशिएट करता है कि अच्छा भैया ले दे के थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए। तो इन्होंने क्या किया? अपना डेलीगेट्स को भेजा, किससे मिलने के लिए? जबरदस्त खां से, कि आक्रमण में क्या रखा है, आपको क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, हम दे रहे हैं, टैक्स ही चाहिए ना। इन्होंने कहा कि देखिए अभी एक ही बार में मांगिएगा तो कहाँ से देंगे, एक काम कीजिए 80,000 रुपया अभी ले लीजिए। कितना ले लीजिए? और साथ में एगो हाथी भी ले जाइए। क्या ले जाइए? बस बाकी जो भी टैक्स का बात है वो पहुंचा देंगे, बड़ा बात थोड़े है। कितना ही दूर है पटना, पलामू से पटना जाना था। तो कहा कि अभी कितना ले जाइए? 80,000 और एक हाथी लेके जाइए। आक्रमण में क्या रखा है? आप आक्रमण कीजिएगा, लूटपाट मचाइएगा, हम भी लड़ेंगे, मेरा भी सेना मरेगा, आपका भी सेना मरेगा। तो दोनों के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। और समझौता के तर्ज पर प्रताप राय क्या देता है? 80,000 रुपया और एक हाथी देता है। किसको? जबरदस्त खां को। जबरदस्त खां को भी लगता है कि ठीक है बोल रहा है, लड़ने में क्या रखा है। पता चला लड़ाई करने गए किसके लिए? शाइस्ता खां के लिए। वो तो गद्दी में जिंदा रहा, हम ही पार हो गए। ऐसा हो सकता है ना? यानी यहाँ पे क्या हो गया? समझौता हो गया। किसके किसके बीच? और इस समझौता का तर्ज क्या हुआ? लेकिन इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन 1 लाख कम से कम टैक्स क्या करना है? पहुंचा देना है। बोला हाँ हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, एकदम समय से क्या मिल जाएगा? टैक्स मिल जाएगा। समय कब का है? चलो इतना तक पहले लिखो। लिखिए, जबरदस्त खां और प्रताप राय के बीच एक समझौता होता है। जबरदस्त खां और प्रताप राय के बीच एक क्या होता है? समझौता होता है। और इस समझौते में प्रताप राय के द्वारा 80,000 नगद, प्रताप राय के द्वारा 80,000 नगद एवं 80,000 नगद एवं एक हाथी दिया जाता है। समझौते के जो तर्ज पर क्या देता है? 80,000 नगद और एक क्या देगा? हाथी दे देता है कि भैया क्या कीजिए, हाथी को ले जाइए और आप खुशी खुशी जाइए, उसी पे चढ़ के जहाँ से आए थे वापस चले जाइए। ठीक है यहाँ तक? अब कहानी समझो, निकली यहाँ तक ना? तो ये कहानी कब का है? 1641। 1642 आ गया, कोई टैक्स नहीं भेजा। जब आक्रमण किया था अक्टूबर का महीना था, 12 अक्टूबर 1641 के आसपास आक्रमण किया था। डेट आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है? 1641 याद रखिएगा। अब 41 के बाद 42 आ गया, प्रताप राय टैक्स भेजा नहीं। शाइस्ता खां भी बेचारा भूल गया था कि इतना बड़ा क्षेत्र है, हर जगह से टैक्स आएगा। लेकिन घर का भेदी लंका ढाई, सुने होंगे ना, विभीषण, कुछ ऐसे लोग होते ही हैं। प्रताप राय का भी कुछ संबंधी था, रिलेटिव, जैसे आप लोग का भी होता होगा। फोन आता ही रहता है, हमेशा नहीं आएगा। जिस दिन किसी और एग्जाम, मतलब किसी और का रिजल्ट आ गया हो, उसको गलती से पता चल गया है इस चीज़ का रिजल्ट आया है, वो वाला फॉर्म आप नहीं भरे हैं, फिर भी आपसे पूछेगा कि पास किया कि फेल। अगर आप गलती से बोल दिए फॉर्म नहीं भरे तो उसके मन में दुख हो जाता है, क्योंकि वो सुनने के लिए फ़ोन करता है कि आप बोलिए कि हम फेल हो गए। तो जब भी कोई ऐसा आदमी फ़ोन करे तो ज़रूर उसको बोले कि क्या कर गए? फेल हो गए। थोड़ा सा उसको अच्छा फील होगा
अरे आपके कारण किसी को अच्छा फील हो तो अच्छा ना है, इसलिए कोई भी फोन करे वैसा वाला आदमी लोग, एग्जाम कुछ पूछ ले, यूपीएससी दिया था, हाँ दिए थे, कुछ भी पूछ ले, जेपीएससी हाँ दिए थे, फेल हो गए। सामने वाला खुश तो होगा, कम से कम कुछ तो खुशी हो ना। हाँ सही बात है। यहाँ देखो, तो 1641 के बाद जब टैक्स नहीं दिया, प्रताप राय का ही एक संबंधी था, इसका नाम था दाऊद राय। क्या नाम था? दाऊद राय, रिलेटिव था। क्या नाम है? दाऊद राय। और इसके साथ में था तेज राय। कौन कौन था? दाऊद राय और तेज राय। ये दोनों के दोनों पहुंच गया पटना, किसके पास? शाइस्ता खां के पास। और उसको जाके बोला, देखिए आपको नहीं ना भेजा टैक्स, प्रताप राय बोला था ना 1 लाख रुपया भेज देंगे, भेजा आपको? नहीं भेजा, बेकार उसको राजा बना के रखें, हमको बना दीजिए। एकदम 1 लाख किया, 1 लाख तो टैक्स देंगे ही, और टेबल के अंदर से भी आपको मिलेगा, मतलब डील कर लिया। और यहां से वापस आके किसको बंदी बना लेगा? प्रताप राय को बंदी बना लेगा, और खुद पलामू के गद्दी पे कौन बैठेगा? दाऊद राय। क्लियर है? तो लिखना है कि प्रताप राय के संबंधी, प्रताप राय के संबंधी दाऊद राय एवं तेज राय, प्रताप राय के संबंधी दाऊद राय एवं तेज राय पटना जाकर, दाऊद राय एवं तेज राय पटना जाकर शाइस्ता खां के, पटना जाकर शाइस्ता खां से क्या करता है, उसको बोलेंगे हम लोग समझौता, लिख लीजिए। शाइस्ता खां से समझौता कर लेता है, शाइस्ता खां से समझौता कर लेता है। किससे समझौता कर लेता है? शाइस्ता खां से। और वापस आने के पश्चात, मतलब पटना से लौटकर, पटना से लौटकर शाइस्ता खां के मदद से, पटना से लौटकर शाइस्ता खां के मदद से, पटना से लौटकर शाइस्ता खां के मदद से प्रताप राय को, मदद से प्रताप राय को बंदी बना लेता है। प्रताप राय को क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। किसको? एवं पलामू के गद्दी पर, या पलामू का शासक, एवं पलामू का शासक, पलामू का शासक कौन बन जाता है? दाऊद राय। ये बनता है शासक। पलामू का शासक कौन? दाऊद राय बन जाता है। और सेनापति कौन बनेगा? तेज राय। इसका सेनापति कौन रहेगा? तेज राय। हाँ, दोनों गया था ना साथ में पटना, तो 2 ही मेन पोस्ट होता है, एक शासक का, एक सेनापति का। तो एक बन गया राजा, एक क्या बन गया? सेनापति। तो राजा कौन बना? दाऊद राय। और सेनापति कौन बना? तेज राय। क्लियर है? अब देखो, हवाबाजी करना अलग बात है कि हाँ हम टैक्स दे देंगे, पर उसके लिए आपको टैक्स वसूलना भी तो पड़ेगा। अब पलामू क्षेत्र के जो लोग थे, किसान है, चेरो लोग है, वो लोग टैक्स देने का आदी है ही नहीं, तो टैक्स मांगने से देगा कहाँ से? और जब महाराज को टैक्स मिलेगा ही नहीं, तो शाहजहां को पहुंचाएगा कैसे, या शाइस्ता खां को पहुंचाएगा कैसे? लेकिन कुछ समय तक तो वो डील चलता रहा, क्योंकि शाइस्ता खां के साथ क्या था? डील था, तो टैक्स गया चाहे नहीं गया चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद 1643 में क्या होता है? शाइस्ता खां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? भ्रष्टाचार। और उनको चेंज करके बिहार का नया सूबेदार आएगा, इतिकाद खां। बिहार का नया सूबेदार कौन आएगा? इतिकाद खां। तो लिखिए, कुछ समय के पश्चात शाइस्ता खां पर,
कुछ समय के पश्चात शाइस्ता खां को हटाकर, कुछ समय के पश्चात शाइस्ता खां को हटाकर बिहार का नया सूबेदार, कभी कभी इतिकाद भी कहा जाता है, इतिकात भी कहा जाता है, बिहार का नया सूबेदार, या तो इतिकाद लिख लीजिए या फिर इतिकात खां को बनाया जाता है। कुछ समय पश्चात शाइस्ता खां को हटाकर बिहार का नया सूबेदार कौन बनता है? इतिकात खां या फिर इतिकाद खां। कोई दिक्कत? बनने दो, हम लोग को क्या है, कोई भी बने, पढ़ना है ना। तो नया सूबेदार कौन बना? इतिकाद या इतिकाद खां। अब सेम काम जैसे बनेगा तो बोलेगा ये कैसा माज रहा है भैया, पलामू वाला का जब टैक्स एक बार 80,000 पहुंचा था, कौन दिया था? प्रताप राय। फिर नया राजा कौन बना? दाऊद राय। इसको तो समय समय पे देना चाहिए, और अगर टैक्स नहीं दिया है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि शाइस्ता खां के साथ क्या था, डील किया हुआ था। तो जब तक शाइस्ता खां रहा तब तक आक्रमण हुआ नहीं। तुरंत इन्होंने अपना फौज को बुलाया, कहा कि पलामू के बारे में जानकारी किसको है? तो सब लोगों ने कहा कि पिछला बार कौन गया था? जबरदस्त खां, इसी को जानकारी है। यानी तुरंत किसको बुलाया जाएगा? जबरदस्त खां को बुलाया जाएगा। और इनको क्या जिम्मेवारी मिलेगा? पलामू पर आक्रमण करने का जिम्मेवारी मिलेगा। किसको मिलेगा? जबरदस्त खां को। बस सेना लेके निकल जाएगा जबरदस्त खां। कहां पे आक्रमण करने? पलामू पर आक्रमण करने। पलामू का शासक कौन अभी? दाऊद राय। वही गद्दी पे बैठा था ना, यानी पलामू के गद्दी पे कौन है? दाऊद राय। अब दाऊद राय 2 व्यक्ति के नेतृत्व में इस सेना को रोकने के लिए भेजेगा। जब जबरदस्त खां आक्रमण करने आ रहा है तो इन्होंने 2 व्यक्ति भेजेगा, उसके नेतृत्व में कुछ सेना भी भेजेगा कि जाओ और क्या करो, इसके आक्रमण को रोको। किसको भेजेगा? इसका सेनापति कौन? तेज राय। और साथ में कौन जाएगा? मदन सिंह ठकुराई। मदन सिंह ठकुराई। अब महाराज का आदेश है कि जाइए, जाके लड़ाई कीजिए, जबरदस्त खां के सेना को रोकिए। ये दोनों किसी तरह से पहुंच तो जाएगा, लेकिन जाके देखिएगा कि इतना बड़ा सेना लेके आ रहा है जबरदस्त खां कि ऐसे ही हम दोनों क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तो इसको लगेगा कि भैया दोनों हम लोग भाई भाई गए थे पटना, गए थे ना इसके पास, शाइस्ता खां के पास, और आज भाई हमको क्या दे दिया? धोखा दे दिया ना, हमको मरने के लिए भेज दिया। खुद कहाँ पे है? गद्दी पे बैठा हुआ है। किसी तरह से जबरदस्त खां के यहाँ से जान बचा के कौन भाग निकलेगा? तेज राय। और ये क्या करेगा? वापस जाकर जो प्रताप राय को बंदी बना के रखा था, बोलेगा इसी को छुटाओ, कि प्रताप राय ही है जो इससे क्या कर सकता है? नेगोशिएशन कर सकता है, इस आक्रमण को रोक सकता है। क्योंकि अगर आक्रमण हुआ तो चेरो वंश का नामो निशान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी तेज राय किसी तरह से यहाँ से बच निकलेगा और किसको बंदी से मुक्त करेगा? अरे किसको बंदी से मुक्त करेगा? प्रताप राय को। यहाँ से बच के तेज राय किसको मुक्त करेगा? प्रताप राय को। फिर प्रताप राय क्या करेगा? नेगोशिएशन करेगा। और क्या नेगोशिएशन करेगा लिखेंगे, पहले इतना लिखिए। क्या लिखे थे हम लोग? लास्ट इतिकाद खां बनता है। लिखिए, इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को, इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को, इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर, इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए या आक्रमण करने का आदेश देता है। कौन आदेश देता है? इतिकाद खां। किस पर आक्रमण करने का? लिखिए, पलामू का तत्कालीन शासक, पलामू का
तत्कालीन शासक कौन है? दाऊद राय। पलामू का तत्कालीन शासक दाऊद राय अपने सेनापति तेज राय, पलामू का तत्कालीन शासक, तत्कालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, उस समय जो थे, पलामू का तत्कालीन शासक कौन है? दाऊद राय अपने सेनापति तेज राय एवं मदन सिंह ठकुराई को, वही उनके सेना में एक प्रमुख पद पे थे, तो सेनापति तेज राय एवं मदन सिंह ठकुराई को, दिख रहा है? मदन सिंह ठकुराई को इस आक्रमण को, मदन सिंह ठकुराई को इस आक्रमण को रोकने के लिए भेजता है। इस आक्रमण को क्या करने के लिए भेजता है? रोकने के लिए भेजता है। ठीक है, आगे लिखिए। तेज राय किसी तरह से अपनी जान बचाकर, तेज राय किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और प्रताप राय को बंदी मुक्त करवाता है। क्या करवाता है? बंदी मुक्त करवाता है। किसको? प्रताप राय को। क्या करवाएगा? बंदी मुक्त। प्रताप राय को बंदी बना लिया गया था ना, यानी प्रताप राय को मुक्त करवाता है। क्या करवाता है? प्रताप राय को मुक्त करवाता है। कौन? तेज राय, है ना? तेज राय यहां देखता है कि भैया इतना बड़ा सेना है, यानी फिर से पलामू के गद्दी पे कौन बैठेगा? देखिए, यानी दोबारा प्रताप राय पलामू का शासक बनता है। अब आगे क्या होगा देखना है ना? अभी हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, है ना? क्या बोले हम लोग कि किसको मुक्त करवाता है? कौन मुक्त करवाता है ना? और पलामू के गद्दी पे दोबारा कौन बैठता है? खत्म ही कर दे क्या? समय भी हो गया ना, तो अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले एपिसोड में। ठीक है, चलिए।